हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में सागरों और महाद्वीपों का विवरण, जो कि क्लास 11 का सॉरी 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 चैप्टर चैप्टर 4 है। ये चैप्टर 4 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज महासागरों और मतलब सागरों और महाद्वीपों का विवरण किस प्रकार का है। तो ये भूगोल का सब्जेक्ट आपको पता ही होगा। तो मेरा नाम प्रिया है और मैं करवा रही हूँ एनसीईआरटी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए बने हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये पूरा 1 बाय 1 मैं इसलिए कवर कर रही हूँ ताकि आप एक दो रीडिंग मार करके अपना नोट्स बनाएं, ताकि बहुत सारी चीजें आपको याद ना करनी पड़े, वो ऑटोमेटिकली एक स्टोरी की तरह आपके माइंड में फीड हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एनसीईआरटी आपको किसी के कहने पे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसको जरूर आप एक बार देख लीजिएगा। पूरा प्लेलिस्ट, पूरा वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप थोड़ा भी टाइम निकाल के बस इसको सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप महासागर और महाद्वीपों का विवरण। पिछले अध्याय में आपने भूगर्भ के विषय में पढ़ा। आप संसार के मानचित्र से भी परिचित हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप और बाकी भाग पर महासागर फैले हैं। महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति, जैसा कि आज मानचित्र पर दिखाई देता है, हमेशा में से ऐसी नहीं रही है। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि इसकी आने वाले समय में भी महाद्वीप और महासागरों की स्थिति आज जैसी नहीं रहेगी। अगर ऐसा है तो प्रश्न यह है कि पुरा काल में इसकी अवस्थिति कैसी थी? इसकी अवस्थिति में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है? यदि यह सच है कि महाद्वीपों और महासागरों की स्थिति में परिवर्तन हुआ है और अभी भी हो रहा है, तो यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वैज्ञानिक यह सब कैसे जानते हैं। उन्होंने उन महाद्वीपों और महासागरों की पहले की स्थिति का निर्धारण कैसे किया होगा। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर और इनसे संबंधित प्रश्न का इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। तो महाद्वीपीय प्रवाह क्या है, जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बोलते हैं? अटलांटिक महासागर तटरेखा की आकृति को ध्यान से देखिए। इस महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में आश्चर्यजनक सममितीय सिमेट्री है। इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण व उत्तर अमेरिका तथा यूरोप एवं अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया। विज्ञान के इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1596 में एक डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम अर्टेलियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था। एंटोनियो पैलेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत महाद्वीप या महासागरों के विवरण से ही संबंधित था। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीपों को एक अकेले भूखंड में जोड़े हुए थे। वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे तथा वह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पैंजिया का नाम दिया था। पैंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागर को पैथालासा कहा, जिसका अर्थ है कि जल ही जल। वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप में पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपों पिंडो लारेसिया और गोंडवाना क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लारेसिया और गोंडवाना धीरे धीरे अनेक हिस्सों में बट गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में है। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। जैसे पहला क्या है, एविडेंस इज सपोर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण। तो दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखाएं अद्भुत व त्रुटि रहित स्थान में दिखाई हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 1964 में बुलर्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था। तटों का यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। साम्य बिठाने की यह कोशिश आज की तटरेखा की अपेक्षा 1000 फैदम की गहराई की तटरेखा के साथ की गई थी। महासागरों के पार चट्टानों की आय में समानता। आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि में महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टान के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती है। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरेसिक काल के हैं। इससे पता चलता है कि समय से पहले महासागर की उपस्थिति वहां नहीं थी। और बात करें तो टिलाइट वे अवसादी चट्टानें जो हिमानी निक्षेपर से निर्मित होते हैं। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं।
गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट है जो विस्तृत और लंबे समय तक हिम आवरण या हिमाच्छादन की इंगित करते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की ये समानता स्पष्ट करती है कि इन स्थल खंडों के इतिहास में भी समानता रही है। हिमानी निर्मित टिलाई चट्टाने पुरातन जलवायु और महाद्वीप के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। प्लेसर निक्षेप डिपॉजिट प्लेसर डिपॉजिट घाना तक सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एवं आश्चर्यजनक तथ्य सोना युक्त सिराएं ब्राजील में पाई जाती हैं। अतः यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाली सोने की निक्षेप ब्राजील पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे। जीवाश्मों के विवरण की बात करें तो यदि समुद्र अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों व जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाए तो उनके विस्तरण की व्याख्या समस्याएं उत्पन्न करती है समस्या उत्पन्न होती है। इस परीक्षण में कुछ वैज्ञानिकों ने 3 स्थलखंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड लेमुरिया की उपस्थिति को स्वीकारा। मेसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथल खारे पानी में रह सकते हैं। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राजील में इरावत तैल समूह में ही मिलते हैं। ये दोनों स्थान आज एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर है और इनके बीच एक महासागर विद्यमान है। प्रवास संबंधी मतलब फोर्स ड्रिफ्टिंग की बात करें तो वेगनर के अनुसार महाद्वीप विस्थापन के दो कारण थे। पहला था पोलर फ्लीडिंग फोर्स और दूसरा था टाइडल फोर्स। तो ध्रुवीय फ्लिंग बल पृथ्वी के घर्षण से संबंधित है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं वरन यह भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। यह उभार के पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। दूसरा बल जो वेगनर महोदय ने सुझाया वह ज्वारीय बल है। सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंध है जिससे महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। वेगनर का मानना है कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए। यदि बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वथा अपर्याप्त समझते हैं। संवहन धारा सिद्धांत कन्वेक्शनल करंट थियरी। तो इसके अनुसार 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रमाण की संभावना व्यक्त की। ये धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों के उत्पन्न ताप भिन्नता से मेटल भाग में उत्पन्न होती हैं। होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं तक का तंत्र विद्यमान है। यह उन प्रवाह बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिक ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया। महासागरीय अधस्तल का मानचित्र मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर। तो महासागरों की बनावट और आकार विस्तृत शोध यह स्पष्ट करते हैं कि महासागर का अधस्तल एक विस्तृत मैदान नहीं है वरन उसमें उच्चावच पाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध महासागरीय अधस्तल के निरूपण अभियान के महासागरीय उच्चावच संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की और यह दिखाया कि इसके अधस्तली में जलमग्न पर्वतीय कटके व गहरी खाइयां हैं जो प्राय महाद्वीपों किनारों पर स्थित है। मध्य महासागरीय कटकेम ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई गई। महासागरीय परपटी की चट्टानों के कारण निर्धारण ने यह तथ्य स्पष्ट कर दिया कि महासागरों के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। महासागरीय कटक के दोनों तरफ ही चट्टानें जो कटक से बराबर दूरी पर स्थित है उनकी आयु व रचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। महासागरीय अधस्थल ओशियन फ्लोर आप देख सकते हैं। ठीक है। महासागरीय अधस्थल जिसे ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। इस भाग में महासागरीय तल की बनावट में संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो महासागर और महाद्वीपों के विवरण को समझने में मददगार होंगे। महासागरीय तल की आकृतियां अध्याय 13 में विस्तार से आप पढ़ेंगे। गहराई व उच्चवत के प्रकार के आधार पर महासागर तल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया। पहला है महाद्वीपीय सीमा, दूसरा है गहरे समुद्री बेसिन और तीसरा है मध्य महासागरीय कटक। महाद्वीपीय सीमा की बात करें तो ये महाद्वीपीय किनारे और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है। इसमें महाद्वीपीय मग्न तट, द्वीप महाद्वीपीय ढाल और महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयां आदि शामिल है। महासागर और महाद्वीपों के विवरण को समझने के लिए गहरी महासागरीय खाइयों के क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण और रोचक है। वितलीय मैदान एबिसल प्लेन ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों और मध्य महासागरीय तटों के बीच पाए जाते हैं। वितलीय मैदान वह क्षेत्र है जहां महाद्वीपों में बहा कर लाए गए अवसाद इसके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। मध्य महासागरीय कटक मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। महासागरीय जल में डूबी हुई यह
पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इन कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रभाजक और पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ पर्वतमंडल इसकी विशेषता है। मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। पिछले अध्याय में मध्य महासागरीय ज्वालामुखी के रूप में ऐसे ज्वालामुखी की जानकारी दी गई है। भूकंप व ज्वालामुखी वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज। भूकंपीय गतिविधि और ज्वालामुखी वितरण का दिए गए मानचित्र में आप देख सकते हैं। ये आगे आप अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट रेखा के लगभग समांतर एक बिंदु रेखा देखेंगे। यह आगे हिंद महासागर तक जाती है। भारतीय महाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में ये दो भागों में बढ़ जाती है, जिसकी एक शाखा पूर्वी अफ्रीका की ओर चली जाती है, दूसरी मायानगर होते हुए न्यू गिनी पर एक ऐसी ही रेखा मिल जाती है। आप यहाँ पाएंगे एक बिंदु रेखा मध्य महासागरीय कटकों के स्वरूप में समरूप है। भूकंपीय संकेंद्रण का दूसरा क्षेत्र छायांकित मेखला के माध्यम से दिखाया गया है। ये देख सकते हैं आप, गंभीर भूकंप क्षेत्र जो ये ऐसे हैं, ये है, और ये छिछले भूकंप है, और ये ज्वालामुखी के उद्गार है तप्त स्थल। इस चित्र को क्लियर तो नहीं है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अल्पाइन हिमालय श्रेणियों के और प्रशांत महासागर किनारे समरूप है। समानतः मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर, जबकि अल्पाइन हिमालय पट्टी और प्रशांत महासागरों के किनारे पर केंद्र अधिक गहराई पर है। ज्वालामुखी मानचित्र भी इन्हीं के अनुकरण करते हैं। प्रशांत महासागर के किनारे सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र में होने के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। क्वेश्चन जीएस 1 में पूछा भी था, रिंग ऑफ फायर क्या होता है। सागरीय अधस्थल का विस्तार, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है कि प्रवाह उपरांत अध्ययनों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की हो, तो जो वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय उपलब्ध नहीं की थी। चट्टानों के पूरा चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय जल के तल के मानचित्रण ने विशेष रूप से निम्न तथ्यों को उजागर किया। जैसे पहला है, यह देखा कि भूमध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है, और ये उद्गार हम इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं। दूसरा, महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। महासागरों कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्य चुंबकत्व ध्रुवण पाई जाती है तथा ये नवीनतम है, और कटकों के सिर से दूर चट्टानों की आय भी अधिक है। और तीसरा है, महासागरीय परपटी की चट्टानें महाद्वीपीय परपटी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नई है, और महासागरीय परपटी की चट्टानें कहीं 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होती हैं। और चौथा है, गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर है, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम क्षेत्र कम गहराई पर विद्यमान है। इन तथ्यों और मध्य सागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हेस ने 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे सागरीय अधस्तल विस्तार, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। हेस के तर्कानुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन और महासागरीय परपटी में विभेदन हुआ। नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपटी के दोनों तरफ धकेल रहा है। इस प्रकार महासागरीय अधस्तल का विस्तार हो रहा है। महासागरीय परपटी का अपेक्षाकृत नवीनतम होना और इसके साथ ही एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर हेस ने महासागरीय परपटी के क्षेपण की बात की। हेस के अनुसार यदि ज्वालामुखी परपटी से नई परपटी का निर्माण होता है, तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों का विनाश भी होता है। इस चित्र में आप देखेंगे सागरीय तल की विस्तार की मूलभूत संकल्पना को दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं। ये लगभग 5,400 लाख वर्ष पूर्व की बात है। फिर 4,200 लाख वर्ष की कैसे अलग हुआ, कैसे जुड़ा, दिख रहे हैं ना आप? लिख लीजिएगा। सॉरी सॉरी। प्लेट विवर्तनिक, प्लेट टेक्टोनिक। सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों की महाद्वीप महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई। 1967 में मैकेंजी, परकार और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिक कहा गया। एक विवर्तनिक प्लेट, जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है, जो महाद्वीपीय महासागरीय स्थल मंडल से मिलकर बना है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। स्थल मंडल में परपटी का एक ऊपरी मंडल को सम्मिलित किया जाता है, जिसकी मोटाई महासागरों में 5 से 10 किलोमीटर और महाद्वीपीय भागों में लगभग 200 किलोमीटर है। एक प्लेट को महासागरीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है।
जो इस बात पर निर्भर है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग महासागर अथवा महाद्वीप से संबंध है। उदाहरणार्थ प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है, जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। नवीन वलित पर्वत श्रेणियां, खाइयां और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं। प्लेट इस प्रकार है। अंटार्कटिक प्लेट, जिसमें अंटार्कटिक और इसके चारों ओर घिरती महासागरीय प्लेट भी शामिल है। दूसरा है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तक सम्मिलित तथा दक्षिण अमेरिकन प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। तीसरा है दक्षिण अमेरिकी प्लेट, जिसे पश्चिमी अटलांटिक तट और समेत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसे पृथक करते हैं। दक्षिण अमेरिकी प्लेट, जिसे पश्चिमी अटलांटिक तट समेत उत्तरी अमेरिकी प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसे पृथक करते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड प्लेट और अफ्रीकी प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक तल शामिल होते हैं। यूरेशियाई प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल सम्मिलित है। कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें भी हैं, जैसे कोकोस प्लेट। यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरों के प्लेट के बीच में स्थित है। नजका प्लेट, यह दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरों के प्लेट के बीच स्थित है। अरेबियन प्लेट, जिसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित है। और फिलीपीन प्लेट, वह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। और कैरोलिन प्लेट, यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। फ्यूजी प्लेट, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्लोब पर ये प्लेटें पृथ्वी के पूरे इतिहास काल में लगातार विचरण कर रही हैं। वेगनर की संकल्पना केवल महाद्वीपी गतिमान है, सही नहीं है। महाद्वीप गतिमान है, ये सही नहीं है। महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा है और प्लेट चलायमान है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेट गतिमान रही है और भविष्य में भी गतिमान रहेगी। तो विभिन्न कालों में महाद्वीपीय भागों की स्थिति को आपने चित्र में देखा ही है। वेगनर के अनुसार आरंभ में सभी महाद्वीपों से मिलकर बना एक सुपर महाद्वीप पैंजिया के रूप में विद्यमान था। यदि विवाद की खोज में यह स्पष्ट किया गया कि महाद्वीपीय पिंड जो प्लेट के ऊपर स्थित हैं भूवैज्ञानिक काल पर्यंत चलायमान थे और पैंजिया अलग अलग महाद्वीपीय खंडों में विसरण से बना था, जो कभी एक सी किसी दूसरी प्लेट के हिस्से में पूरा चुंबकीय आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न भूकालों में प्रत्येक महाद्वीपीय खंड की अवस्थिति निर्धारित की। भारतीय महाद्वीप की अवस्थिति नागपुर में क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आकी गई। प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं हैं। अपसारी सीमा, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं और नई परपटी का निर्माण होता है तो उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। वह स्थान जहाँ प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं, इन प्रसारी स्थान भी कहा जाता है। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। यहाँ से अमेरिकी प्लेटें तथा यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही हैं। अभिसरण, कन्वर्जेंट बाउंड्री, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहाँ भू परिवर्तन नष्ट होती है वहाँ अभिसरण सीमा है। वह स्थान जहाँ प्लेट धंसती है इसे प्रविष्टन क्षेत्र भी कहते हैं। अभिसरण 3 प्रकार से हो सकते हैं: महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के बीच और दो महासागरीय प्लेटों के बीच, दो महासागरीय प्लेटों के बीच। रूपांतर सीमा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, जहाँ न तो नई परपटी का निर्माण होता है और न ही परपटी का विनाश होता है, उन्हें रूपांतरण सीमा कहते हैं। इसका कारण है कि इस सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। रूपांतरण भ्रंश दो प्लेट को अलग करने वाले तल हैं जो समानतः मध्य महासागरीय कटकों में लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। क्योंकि कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता, ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेट के हिस्से भिन्न प्रकार के गति करते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेट के अलग अलग खंडों पर विभिन्न प्रभाव पड़ता है। तो प्लेट प्रवाह की दरें, रेट ऑफ द प्लेट मूवमेंट, सामान्य उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां जो मध्य महासागरीय कटक के समांतर और प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिक के लिए सहायता सिद्ध हुई और प्रवाह की ये दरें बहुत भिन्न हैं। आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है, जो 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम है। ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो चिली में 3,400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है, इसकी प्रवाह दर सर्वाधिक है। और प्लेट को संचालित करने वाले बल, फोर्सेस फॉर द प्लेट मूवमेंट, जिस समय वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था उस समय अधिकतर वैज्ञानिक का विश्वास था कि पृथ्वी पर एक ठोस गति रहित पिंड है। यद्यपि सागरीय अधस्तल विस्तार और प्लेट विवर्तनिक दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया कि पृथ्वी का धरातल व भूगर्भ दोनों ही स्थिर न होकर गतिमान है। प्लेट विचरण करती है,
यह आजकल एक अकाट्य तथ्य है। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें वृत्ताकार रूप से चल रही हैं। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है और फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। यही चक्र बारंबार दोहराया जाता है और वैज्ञानिक इसे संवहन प्रवाह कहते हैं। ये देख सकते हैं वर्तमान भारत, करोड़ वर्ष पूर्व भारत और 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व भारत की स्थिति देख लीजिए, विषुवत किस तरह से खिसकता हुआ ऊपर गया है। ठीक है, तो वैज्ञानिक इसे संवहन प्रवाह, जिसे कन्वेक्शन फ्लो कहते हैं। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के दो माध्यम रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय की अवशिष्ट ताप। आर्थर होम्स ने सन 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया, जिसके बाद हैरी हेस की सागरी तल विस्तार अवधारणा को प्रभावित किया। इस दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल व उष्ण मेटल है जो प्लेट को प्रवाहित करता है। भारतीय प्लेट का संचलन, मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग सम्मिलित है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाए जाने वाला प्रविष्टन क्षेत्र इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है, जो महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है, अर्थात दो महाद्वीपीय प्लेटों की सीमा। यह पूर्व दिशा में म्यांमार रॉकिया न्योमा पर्वत में होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। इसकी पूर्व सीमा एक विस्तारित तल तल तक फैला हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा एक विस्तारित तल है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के किरधर श्रेणियों के अनुसरण करती है। यह आगे मकरान तट के साथ साथ होती हुई दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर द्रोणी में जा गिरती है। भारतीय तथा आर्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक की निर्धारित होती है और यह लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण विस्तारित तल से मिल जाती है। भारत एक बृहद द्वीप था जो ऑस्ट्रेलिया तट से दूर तक विशाल महासागर में स्थित था। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले तक टेथिस सागर इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया विभक्त हुआ, तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ किया था। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया, परिणामस्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। 7.1 करोड़ वर्ष पहले आज तक की भारत की स्थिति मानचित्र में देखा था आपने, जो भी मानचित्र था, और भारतीय महाद्वीप पर यूरेशिया प्लेट की स्थिति को भी देखा आपने। आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले यह महाद्वीप सुदूर दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था। ये दो प्रमुख प्लेटों को तेथिस सागर अलग करता था और तिब्बती खंड एशियाई स्थल खंड के करीब था। भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के तरफ भारत के दौरान एक प्रमुख घटना घटी, वह थी लावा प्रवाह के दक्कन ट्रैप का निर्माण होना। ऐसा लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था। एक लंबे समय तक यह जारी रहा। याद रहे कि महाद्वीप तब भी भूमध्य रेखा के निकट था। लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले इसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति प्रारंभ हुई और वैज्ञानिक का मानना है कि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और हिमालय की ऊंचाई अब भी बढ़ रही है। तो एक क्वेश्चन आंसर है, इसको करने की कोशिश करिएगा और पूरा ज्योग्राफी आपको बता दिया गया। एक क्वेश्चन आप बताएंगे, मैं तो बता सकती हूँ लेकिन मैं बताऊंगी नहीं ताकि आप भी कुछ काम करें और आपकी एक्टिविटी पता चले। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा और कैसा लगा बताइएगा जरूर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।